क्या माँ पापा को अपने पास बुलाकर हम सही कर रहे हैं? अभी उन्हें अकेले रहने देते हैं। वैसे भी पापा के रिटायरमेंट के सारे पैसे अभी उनके अकाउंट में नहीं आए होंगे। तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। एक बार अगर वो यहाँ आ गए और अगर वापस नहीं जाना चाहेंगे फिर क्या करोगी? राजेश अपनी पत्नी रेखा से कहता है। रेखा बोली, आप तो रहने ही दीजिए, यही तो अपना बनाने की शुरुआत होती है। पापा जी अभी अभी रिटायर हुए हैं। अभी अगर हम जाल नहीं फैलाएंगे तो पता चला आपका भाई अपने नंबर बनाने में लग जाएगा। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। अब बोल दिया है उनको तो आने दो, देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं जमा तो उनसे वापस जाने के लिए भी कह दूंगी। वैसे भी हमारे सिवा उनका इस दुनिया में है ही कौन। इधर नीलिमा जी अपने बेटे के पास जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। वो छोटी छोटी चीजें भी बैग में डाल रही थी। तभी उनके पति महेश जी बोले, अभी अभी तो रिटायर हुआ था, सोचा था तुम्हारे साथ खूब वक्त बिताऊंगा, पर तुम्हें तो बेटे के पास जाने की ही पड़ी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारा बेटे बहू के साथ रहना क्या सही होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नीलिमा जी बोली, आप पुरुष लोग भी ना कितना सोचते हैं। अरे बेटा बहू नहीं करते तो शिकायत, अब बुला रहे हैं अपने पास रहने के लिए, उसमें भी आप इतना सोच रहे हैं। चलिए पैकिंग करने में मेरी मदद कीजिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहकर दोनों सामान पैक करने लगे और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फटाफट अपनी सीट देखकर नीलिमा जी ने उस पर एक चादर डाल दी और महेश बाबू ऊपर की सीट पर जाकर मैगजीन पढ़ने लगे। नीचे की सामने वाली सीट पर लगभग 80 साल की एक वृद्ध महिला आकर बैठी और बातों बातों में नीलिमा जी से उनका हालचाल पूछने लगी। जब उन्हें यह पता चला कि नीलिमा जी अपने बेटे बहू के घर जा रही हैं, तो उन्होंने कहा, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्या तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी है? पैसा कौड़ी या घर द्वार या और कुछ? नीलिमा जी बोली, अरे नहीं नहीं आंटी, ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले ही मेरे पति रिटायर हुए हैं। पिछले 10 साल से हम दोनों अकेले रह रहे हैं, बस कोई साथ रहने वाला नहीं है। दोनों बेटे मेहमान की तरह आते और चले जाते थे। पहले तो नौकरी पर से जैसे ही ये रिटायर हुए, बेटे बहू ने कहा, सब कुछ बेच बाच कर हमारे पास आ जाओ, सब साथ में रहेंगे। जिस घर को इतने प्यार से सजाया उसे बेचने का मन नहीं किया तो किराए पर लगा दिया है, और बेटे बहू की बात भी रख ली, तो बस उनके पास जा रही हूँ। नीलिमा जी के चेहरे की खुशी देखकर वृद्ध महिला बोली, ईश्वर तुम्हारी खुशी बनाए रखें। जो तुम सोच कर जा रही हो, ईश्वर करे वैसा ही हो। करीब आधे घंटे में ही उन वृद्ध महिला का स्टेशन आ गया। वो बोली, चलो मैं चलती हूँ बेटा, यहाँ गाड़ी बहुत कम देर के लिए रुकती है तो उतरने में भी दिक्कत हो जाती है। नीलिमा जी ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारा और हाथ जोड़कर उनसे विदा ली। उनके जाते ही नीलिमा जी सोचने लगी कि वो महिला जाते जाते ये क्यों कह गई कि जो तुम सोच रही हो भगवान करे वैसा ही हो। लगता है उनके परिवार में कोई नहीं है, तभी तो इस उम्र में भी वो अकेली सफर कर रही है। अगर कोई होता तो इतनी वृद्ध महिला को अकेले सफर करने देता? चलो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आए दिन फोन करते रहते हैं, हमें और क्या चाहिए। जैसे ही ये रिटायर हुए पीछे ही पड़ गए कि सब कुछ बेचकर हमारे पास आ जाओ। नीलिमा जी फिर सोचने लगी, आखिर उनके पति महेश जी बेटे बहू के पास क्यों नहीं जाना चाहते? वो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि 10-15 दिन के लिए जाना और हमेशा के लिए साथ रहने में अंतर होता है। नीलिमा जी ने उन्हें बहुत समझाया था, देखिए अभी राजेश और रेखा नौकरी करते हैं, अभी जाकर अगर हम उनके साथ रहेंगे, उनकी गृहस्थी और बच्चे संभालने में उनकी मदद करेंगे, तभी तो बुढ़ापे में वो भी हमारे बारे में सोचेंगे। अब देखो बेटा हमारा है पर बहू तो पराई है, उसे तो अपना बनाना होगा ना। महेश बाबू बोले, तुम मेरे लिए कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए। इतना याद रखना कि जो मतलब के लिए करते हैं वे कभी अपने नहीं होते, यही जीवन की सच्चाई है। नीलिमा जी बोली, आप भी ना कितना सोचते हैं। अरे बेटा बहू अच्छे नहीं होते तो क्या अपने पास रहने के लिए बुलाते और मैं जाती? अब जाइए, ये लिस्ट लेकर बाजार से सारा सामान ले आइए। ये कुछ सामान बेटे के लिए और ज्यादा सामान बहू के लिए, ताकि बहू अगर अपनी हो गई तो बेटा अपने आप अपना हो जाएगा। और एक बात बताऊं, मुझे अगर बहू पर भरोसा नहीं होता तो मैं खुद भी वहां नहीं जाती। बहू जब भी फोन पर बात करती है कितने आदर सम्मान से बात करती है, और जब कभी हमारे पास आती है तो आप भी देखते ही हैं, जी जी करके बात करती है। महेश बाबू बोले,
फोन पर तो हर कोई अच्छे से बात करता है, और जहां तक बात रही यहाँ रहने की, वो भला कितने ही दिन यहाँ रही है। आने से पहले कहती है ससुराल आ रही हूँ, और मायके चली जाती है, और जब वापस जाने का समय आता है तो मेहमानों की तरह मिलने चली आती है। नीलिमा जी बोली, आप भी ना, 3 साल शादी को हो गए, आज तक तो कुछ खराब नहीं कहा है, आप इतना क्यों याद रखते हैं? मुझे याद है राजेश के कहने से पहले रेखा ने कहा था कि सब कुछ बेचकर यहाँ चले आइए। सोचते सोचते नीलिमा जी की आंख लग गई। गाड़ी छुक छुक करके अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी महेश बाबू की आवाज ने नीलिमा जी को नींद से जगाया। सुनो, सो गई क्या? चाय पियोगी? पीछे के डब्बे से चाय वाले की आवाज आ रही है। नीलिमा जी बोली, हाँ हाँ पीऊंगी ना, आप भी नीचे आ जाइए। महेश बाबू एक बेहद सुलझे हुए इंसान हैं, तभी तो 37 वर्ष के वैवाहिक जीवन में कभी भी उनमें आपसी मनमुटाव नहीं हुआ। परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, वो हमेशा नीलिमा जी के साथ खड़े रहते थे, और अब तो रिटायरमेंट के बाद उनका सारा वक्त पत्नी के लिए ही था। थोड़ी देर में मंजिल आ गई। स्टेशन पर बेटे बहू और पोते को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तीनों को जी भर के आशीर्वाद दिया और सब साथ में घर चले गए। 2 दिन बाद नीलिमा जी ने घर का पूरा मोर्चा संभाल लिया। झाड़ू पोछे वाली तो अच्छी थी, पर खाना बनाने वाली और बच्चे को संभालने वाली आया उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कई बार रेखा से उसे हटाने की बात की, पर बेटे बहू ने उसे नहीं हटाया। इस बात पर नीलिमा जी ने महेश जी से कहा, देखा आपने, हमारे बेटा बहू कितने अच्छे हैं, वो मेरे आराम के लिए सोचते हैं, और एक आप हैं कि कुछ भी सोचते हैं। 10 दिन बाद राजेश और रेखा को दफ्तर के किसी काम से बाहर जाना था, और इधर बच्चे को संभालने वाली ने छुट्टी ले ली। फिर क्या था, नीलिमा जी ने सारी जिम्मेदारी खुद संभाल ली और बोली, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, आखिर मैंने भी तो बच्चे संभाले हैं, और फिर ये तो बस 2 साल का ही है, इसी बहाने मेरा समय भी कट जाएगा। नीलिमा जी का पोता सुमित बहुत दुबला पतला था। वो 2 साल का हो गया था, पर अभी तक चल नहीं पा रहा था। नीलिमा जी ने खूब मेहनत की, दिन भर में 3 बार उसके पैरों की मालिश करती, उसे पौष्टिक आहार बनाकर खिलाती। देखते ही देखते उसने खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सीख लिया। जब 15 दिन बाद राजेश और रेखा घर आए तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा देखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राजेश बोला, अरे वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। फालतू में हम सेंटर से बच्चे का ध्यान रखने वाली को बुलाते थे, इससे बेहतर तो आप इसका ख्याल रखती हैं। रेखा बोली, हाँ तो ये तय रहा कि अब सेंटर से कोई आया नहीं आएगी, मम्मी जी ही अब से अपने पोते का ख्याल रखेंगी। बेटे बहू की बातें महेश बाबू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर नीलिमा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन नीलिमा जी की तबीयत थोड़ी नासाज लग रही थी। उनका बदन गर्म था और उनके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। देखते ही देखते रात तक उनका बुखार इतना बढ़ गया कि पैरासिटामॉल या क्रोसिन भी असर नहीं कर रही थी। महेश बाबू ने रेखा से कहा, बहू तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, वरना बच्चे को कौन संभालेगा। रेखा बोली, पापा जी आप भी हद करते हैं, आप तो दिन भर घर में ही बैठे रहते हैं, आप संभाल लेना अपने पोते को, और मैं छुट्टी लेकर क्या ही करूंगी। मैं कोई आया नहीं हूं कि मम्मी जी की मालिश करूं और उन्हें खाना बनाकर खिलाऊं। इतना कहकर वो चली गई। बेटा भी बस फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए एक बार कमरे में आया और बोला, मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ, वरना आपका इन्फेक्शन बच्चे तक में फैल जाएगा। महेश बाबू बोले, बेटा अगर आसपास कोई मालिश वाली हो तो उसे बुलवा दो, तुम्हारी माँ को 2-4 बार तेल लगेगा और अच्छे से खाना खाएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। तभी रेखा वहां आकर बोली, पापा जी यहाँ मालिश वाली फ्री में मालिश नहीं करती है, 1000 रुपए लेती है, और आप खुद कह रहे हैं कि 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगी, तो बेकार में पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है। चलो राजेश, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर बेटा बहू बच्चे की जिम्मेदारी भी महेश बाबू पर डालकर ऑफिस चले गए। शाम में राजेश और रेखा जैसे ही घर आए, बच्चे को गोद में लेकर अपने कमरे में चले गए। एक बार राजेश ने माँ का हालचाल भी नहीं पूछा। महेश बाबू रसोई में जाकर मालिश का सामान ढूंढने लगे। उन्होंने तेल लिया, उसमें लहसुन अजवाइन डालकर गर्म किया और जाकर नीलिमा जी की हथेली और तलवों पर मालिश करने लगे। नीलिमा जी बोली, सुनो जी, मेरे लिए थोड़ा सा काढ़ा बना दो, उससे मुझे कुछ राहत मिलेगी। महेश बाबू रसोई में जाकर काढ़े की सामग्री ढूंढने लगे तो कामवाली बोली, साहब आप बेटे बहू के घर आए हो, फिर भी रसोई में खुद काम कर रहे हो,
क्या जमाना है। तभी राजेश रसोई में आया और बोला, पापा आप मम्मी के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो मेरे और रेखा के लिए भी चाय बना दीजिए। इतना कहकर वो अपने बेटे के साथ खेलने लगा। महेश बाबू ने चाय बनाई और कामवाली से कहा, लो इसे अपने साहब और मेम साहब को दे दो, मैं ये काढ़ा नीलिमा के लिए ले जा रहा हूँ। फिर वो नीलिमा जी के पास गए, उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर बिठाया और 2 बिस्किट देकर काढ़ा दिया। जब तक वो काढ़ा पी रही थी तब तक वो उनके पैरों की मालिश करते रहे। नीलिमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सोचने लगी, सच कहा था महेश बाबू ने कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। यहाँ बहू एक बार उन्हें छूने तक नहीं आई, बेटा एक बार हाल पूछने तक नहीं आया। फिर ये अपने कैसे हुए, क्या क्या सोचकर आई थी वो बेटे बहू के पास। वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद ट्रेन में वो वृद्ध महिला इसीलिए कह रही थी कि जो सोचकर जा रही हो भगवान करे वैसा ही हो। महेश बाबू के प्यार और मालिश ने असर दिखाया। 2 दिन बाद नीलिमा जी भली चंगी दिख रही थी। जैसे ही वो ठीक हुई, रेखा उनके पास आकर कहने लगी, मम्मी जी अब तो आप ठीक लग रही हैं, तो बताइए आज रात के खाने में आप क्या बनाएंगी। महेश बाबू ने झट से कहा, बहू अभी तुम्हारी सास की हालत इतनी भी अच्छी नहीं हुई कि वो रसोई में खड़ी हो सके। नीलिमा तुम आराम करो। रेखा ने मुंह बनाकर बात बदल दी और बोली, पापा जी हमने इस शहर में एक बहुत अच्छा सा 3 बेडरूम का घर देखा है। एक कमरे में आप लोग रहिएगा, एक में हम रहेंगे और तीसरा कमरा बच्चों के लिए होगा। तो बताइए कब चले हम उस घर को देखने। महेश बाबू बोले, तुम्हारी मर्जी बहू, घर तुम्हारा होगा, तुम्हें जब लेना है ले लो। राजेश बोला, पापा घर तो हम ले लेंगे, पर जब तक आप मदद नहीं करेंगे तब तक घर कैसे ले पाएंगे। महेश बाबू बोले, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। रेखा बोली, अरे पापा जी इनके कहने का मतलब था आप जो अपने घर को बेचकर आए हैं और अब तो आपको रिटायरमेंट के पैसे भी मिल गए होंगे, तो अगर आप मदद कर देते हम यहाँ जल्दी से जल्दी फ्लैट ले लेते। महेश बाबू ने नीलिमा जी की तरफ देखा तो नीलिमा जी बोली, अच्छा बहू इसीलिए तुम कह रही थी कि वहां से सब कुछ बेच कर आ जाइए। रेखा हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी आप तो बहुत समझदार हैं, आप मेरी बात समझ रही है ना। नीलिमा जी बोली, पर बहू हमने अपना मकान बेचा नहीं बल्कि किराए पर चढ़ाया है। जिस मकान में हमने जीवन के इतने साल गुजारे हम उसे क्यों बेचेंगे, और इनके रिटायरमेंट का पैसा ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे हम किसी और पर कैसे खर्च कर सकते हैं। तुमने हमें यहाँ रहने के लिए क्या इसीलिए बुलाया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब तुम हमें अपने साथ रखोगी। तब तो हमें माफ करो बेटा, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। रेखा राजेश से बोली, सही कहा था तुमने, इन लोगों को यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, फालतू में हमने अपना समय और पैसा बर्बाद किया। रेखा झट से बोली, ठीक है मम्मी जी, जब आपको यहाँ रहना ही नहीं है तो समय क्यों बर्बाद करना। राजेश इनकी कल की वापस जाने की टिकट करवा दो। इतना कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। राजेश अपनी माँ से बोला, माँ आपने ये अच्छा नहीं किया, हम तो आपके भरोसे थे। नीलिमा जी ने एक जोर का थप्पड़ राजेश को लगाया और बोली, तो जैसे लालची बेटे से अच्छा तो मैं बे औलाद रहती। सही कहते थे तुम्हारे पापा, जब तक अपना शरीर है कभी बच्चों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। गलती मेरी थी, अब मुझे सीख मिल गई है, अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। अपनी ही औलाद को पहचानने में मैंने भूल कैसे कर दी। चलिए जी सामान बांधिए, हम अपने घर चलते हैं। एक समय था जब यहाँ हमारे बच्चे रहते थे, पर समय और लालच ने उन्हें पराया कर दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अपने ही बच्चों को पहचानने में मैंने कैसे भूल कर दी। जितने उत्साहित होकर वो दोनों बेटे बहू से मिलने आए थे, उतने ही उदास होकर वापस लौटने लगे। ट्रेन में नीलिमा जी को उस वृद्ध महिला की बात रह रहकर याद आ रही थी और उन्हें अफसोस हो रहा था कि क्यों उन्होंने महेश जी की बात नहीं मानी। सच ही तो कहा था उन्होंने कि पति पत्नी ही एक दूसरे का आखिरी तक सहारा होते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।